स्टोरी की शुरुआत में बताया गया कि एमसी लाइफ के रियल मीनिंग के बारे में सोच रहा था। उसके हिसाब से फ्यूचर के लिए स्ट्रगल, दोस्ती या रिलेशनशिप ये सब कुछ भी इतना मीनिंगफुल नहीं लगता था। वो मानता था कि लोगों के बीच काफ़ी कॉम्प्लेक्स और समझ ना आने वाले इंटरेक्शंस होते हैं, और किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुम्हें ट्रूली समझ सके बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही ना हो तो लव का कोई मतलब नहीं बचता। इसी बीच उसकी नज़र एक लव लेटर पर पड़ती है, जिसमें उससे स्कूल के बाद टेनिस कोर्ट पर आने के लिए कहा गया होता है। एमसी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि इस सडन कन्फेशन को कैसे हैंडल करे। उसे लगता है कि ये सब उसके लिए हेडेक बनने वाला है। जब वो टेनिस कोर्ट पर पहुंचता है तो वहां एक लड़की उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो उस लड़की को पहचानता है वो शॉक हो जाता है। वो लड़की वो यू होती है, जिसे वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऑकवर्ड सिचुएशन में एमसी कैजुअली बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर कोई रिपोर्ट देनी है तो स्टूडेंट काउंसिल में दे दे। लेकिन वो यू इरिटेट हो जाती है और उसे वार्न करती है कि वो क्लूलेस बनने का ड्रामा बंद करे। उसके सीरियस टोन से एमसी थोड़ा डर जाता है। जब एमसी वहां से निकलने की कोशिश करता है तो वो यू उसे रोक लेती है। वो उसका कॉलर पकड़कर उसे वापस बुलाती है और गुस्से में उसे जमीन पर गिरा देती है, जिससे एमसी बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर एक बोल्ड मोमेंट में वू यू सीधा कन्फेस करती है कि वो एमसी को पसंद करती है और पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। एमसी टोटली स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके दिमाग में ये भी आता है कि अगर उसने मना किया तो वू यू, जो आर्चरी चैंपियन है, शायद उसे वहीं गिरा देगी। प्रेशर में आकर एमसी कंफ्यूज हो जाता है और कुछ समझ नहीं पाता। वो बस वहां से भागना चाहता था। तभी वो अपने आप को संभालता है और एस्केप करने के लिए एक एक्सक्यूज बनाता है। वो बोल देता है कि उसे ऑलरेडी किसी और पर क्रश है। इंटरेस्टिंगली, उसी वक्त एक और लड़की भी किसी को रिजेक्ट करते हुए सेम बात बोल देती है कि उसे किसी और पर क्रश है। ये देखकर सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती है और जिस लड़के को रिजेक्ट किया गया था वो एम्बैरस हो जाता है। वू यू को एमसी का एक्सक्यूज बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगता। वो उससे डाउट भरी नजर से देखती है और पूछती है कि क्या वो फिर से वही पुराना एक्सक्यूज यूज कर रहा है। एमसी फिर से वही बात रिपीट करता है कि उसे किसी और से प्यार है। लेकिन वू यू इजीली गिव अप करने वाली नहीं होती। वो उसे कॉर्नर कर लेती है और क्लियरली दिख जाता है कि वो अपनी कन्फेशन को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। वू यो ने उसे क्लियरली वॉर्न किया था कि वो हर दिन, हर जगह उसके पास आती रहेगी जब तक वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। वो धीरे धीरे एमसी के और करीब आई और उससे डिमांड किया कि वो बताए कि उसका क्रश कौन है। एमसी अंदर ही अंदर जानता था कि उसका एक्सक्यूज फेक है, लेकिन प्रेशर में उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। आखिरकार घबराहट में उसने जोर से बोल दिया कि उसे सीनियर निंगिकू पसंद है। ये सुनकर एमसी को लगा था कि सिचुएशन और खराब हो जाएगी, लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए वूयो ने कामली रिप्लाई किया कि अगर बात सीनियर की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एमसी पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। तब वूयो ने एक्सप्लेन किया कि सीनियर उससे जानती भी नहीं है और अगले साल स्कूल छोड़ देगी। इसीलिए उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि चाहे अभी एमसी उसे पसंद ना करे, वो धीरे धीरे फ्यूचर में उसका दिल जीत लेगी। इतना कहकर वो खुशी खुशी वहां से चली गई और जाते जाते कह दिया कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत जल्दी उसे पिक करेगी। एमसी वहीं खड़ा रह गया, कंप्लीटली शॉक्ड, समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। क्लासरूम में वापस आकर वो इरिटेट हो गया, क्योंकि उसका रिजेक्शन प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था। वो अभी भी कंफ्यूज था कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर कैसे चली गई। तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट टैंग वहां आई। वो कैजुअली उसकी डेस्क पर बैठ गईं और उससे पूछा कि वो अभी तक वहां क्या कर रहा है। एमसी थोड़ा एम्बैरस होकर बोला कि वो वॉलंटरीली रुककर काउंसिल का काम कर रहा था, लेकिन टैंग ने तुरंत उसकी बात डिनाई कर दी और याद दिलाया कि सुबह उसने ही उसे लेट तक काम करने पर मजबूर किया था। थोड़ी सरकास्टिक स्माइल के साथ उसने पूछा कि क्या वो सच में इतना अच्छा इंसान है। फिर उसने एमसी को कॉफी ऑफर की, कहकर कि ये उसकी मेहनत का रिवॉर्ड है। एमसी ने तुरंत मना कर दिया और एक्सक्यूज बनाया कि उसकी मॉम उसे रात में कॉफी पीने नहीं देती। टैंक को यह बात थोड़ी अजीब लगी और उसने डाउट किया कि क्या ये सच है। फिर उसने थोड़ा मैनिपुलेट करते हुए कहा कि उसने इतनी मेहनत से कॉफी बनाई और एमसी ने उसकी वैल्यू नहीं की और मजाक में उसे फॉक्स कह दिया। अब एमसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने कॉफी ले ली और कहा कि वो प्रेसिडेंट की काइंडनेस याद रखेगा। तभी टैंक की नजर उसकी डेस्क पर रखे एक और लव लेटर पर पड़ती है। वो हल्की सी स्माइल के साथ कहती है कि अब उसे भी रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। वो धीरे से उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और थोड़ा प्रोवोकेटिव टोन में उससे पूछा कि उसका लव लेटर्स के बारे में क्या ओपिनियन है। एमसी तुरंत नर्वस हो गया। उसके दिमाग में चल रहा था कि क्या टैंक को वूयो वाले लेटर के बारे में पता है या फिर ये नया लेटर उसने खुद भेजा है। सिचुएशन और ऑकवर्ड तब हो गई जब टैंग उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी बैक से लीन कर गई।
उसने एमसी को डेस्क के अगेंस्ट प्रेस करते हुए कहा कि उसने अभी तक उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। फिर वो मिस्चीवियस स्माइल के साथ उसके कान के पास धीरे से बोलती है, जिससे टेंशन और बढ़ जाता है। वो बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट करती है और एमसी पूरी तरह कॉर्नर्ड फील करता है। अचानक डोर पर नॉक होता है और कोई पूछता है कि क्या प्रेसिडेंट टैंग अंदर है। टैंग सिचुएशन को गलत समझ लेती है और सोचती है कि एमसी और क्लोज होना चाहता है। वो कैजुअली ओके कहकर उसे और टाइट हक कर लेती है और मजाक में उसे ग्रीडी कहने लगती है। एक लड़का अंदर आता है और ये सीन देखकर शॉक हो जाता है। वो बिना कुछ समझे तुरंत वहां से भाग जाता है। एमसी ऑकवर्डली कहने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। फाइनली टैंग थोड़ा पीछे हट जाती है और एमसी रिलीफ की सांस लेता है। लेकिन फिर टैंग एक नया प्रॉब्लम पॉइंट आउट करती है। वो कहती है कि अगर एमसी को 25 लव लेटर्स मिल गए तो उसकी जिम्मेदारी होगी। फिर वो वापस बैठकर कैजुअली कह देती है कि शायद ये सब हैंडल करना उसके लिए थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। एमसी ने थोड़ा गुस्से में पूछा कि क्या टैंग उसकी पर्सनल सेफ्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही, इतनी सारी क्रेजी सिचुएशंस क्रिएट करके। इस पर टैंग ने सीधा जवाब देने के बजाय टॉपिक चेंज कर दिया और कैजुअली कह दिया कि काफी लेट हो गया है, और मजाक में बोला कि वो उसके लिए अगरबत्ती जला देगी जैसे वो ऑलरेडी मर चुका हो। उसकी बात पर वो खुद ही जोर से हंसने लगी, क्लियरली सिचुएशन को एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना फोन देखा और कहा कि अब सच में लेट हो रहा है। फिर उसने एमसी की तरफ एक मिस्टीरियस लुक दिया। एमसी थोड़ा डर गया और उससे पूछा कि अब वो क्या प्लान कर रही है, साथ ही धीरे से उससे दूर हटने की कोशिश की। टैंग ने एक इनोसेंट फेस बनाया और पूछा कि क्या एमसी के दिमाग में वो इतनी बुरी लगती है। फिर उसने सस्पेंस बढ़ाते हुए पूछा कि एमसी को क्या लगता है वो क्या करने वाली है। उसके बाद टैंग ने उससे कहा कि वो अपनी आंखें बंद कर ले और बिल्कुल ना देखे। एमसी ने तुरंत बात मान ली, लेकिन क्यूरियोसिटी में थोड़ा सा झांकने की कोशिश भी की, क्योंकि उसे अंदर से अजीब सा फील हो रहा था। तब टैंग ने वार्निंग दी कि अगर उसने झांका तो सिचुएशन उसके लिए बहुत बुरी हो जाएगी। फिर वो अपने बाल बांधने लगी जैसे किसी प्रिपरेशन में हो। एमसी आंखें बंद करके कंफ्यूज था, क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो नर्वस होकर पूछता है कि वो क्या कर रही है। टैंग उसके कान के पास आकर उसी बात को टीज करते हुए रिपीट करती है, जिससे एमसी और पैनिक हो जाता है। फाइनली उसने एमसी के शोल्डर पर हल्का सा टच किया और कहा कि अब वो आंखें खोल सकता है। जब एमसी ने आंखें खोली तो उसने देखा कि टैंग एक एलिगेंट ब्लैक ड्रेस में खड़ी है। एमसी थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया और उसकी तारीफ की, लेकिन साथ ही पूछा कि उसने ऑफिस में ही कपड़े क्यों चेंज किए। टैंग हंसते हुए समझाती है कि उसे घर पर एक पार्टी अटेंड करनी है और वो जल्दी में थी। लेकिन फिर वो कैजुअली रिवील करती है कि उसने एक्चुअली वहीं चेंज नहीं किया, बल्कि ड्रेस ऑलरेडी यूनिफॉर्म के अंदर फोल्ड करके पहनी हुई थी। ये सुनकर एमसी और ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है और उससे कहता है कि इतनी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। एमसी फिर याद दिलाता है कि वो कह रही थी कि उसे जल्दी है, तो फिर वो इतना टाइम क्यों ले रही है। तब टैंग को अचानक याद आता है कि उसकी शर्ट का बटन खुला हुआ है। एमसी कंफ्यूज होकर बस उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। टैंग उसके पास आकर उसकी लैप पर बैठ जाती है और उसे केयरलेस कहकर उसकी शर्ट का बटन ठीक कर देती है। फिर वो कहती है कि अब वो ज्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है और उस पर एक ब्रूच लगा देती है। जाते जाते वो कैजुअली गुड बाय बोलती है और कहती है कि ये उसके काम का रिवॉर्ड था और उसे प्रॉपरली काम फिनिश करने को कहती है। एमसी वहीं बैठा रह जाता है, बिल्कुल शॉक्ड और शर्म से लाल, समझने की कोशिश करता हुआ कि अभी क्या हुआ। दूसरी तरफ टैंग दूर जाते हुए खुद से खुश होती है और सीक्रेटली उसका बटन ले जाने पर विक्टोरियस फील करती है। अकेले रहकर एमसी को फाइनली रियलाइज होता है कि जो लव लेटर उसे मिला था वो टैंग का नहीं था। वो लेटर उठाता है और पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि एक लड़की निंगी ने उसे कॉफी के लिए इनवाइट किया है। जैसे ही एमसी निंगी का नाम पढ़ता है, उसकी आंखों में एक अलग सी एक्साइटमेंट आ जाती है, जैसे वो उसे अच्छी तरह जानता हो। एमसी ने जैसे ही निंगी का नाम पढ़ा, वो तुरंत पैनिक हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लेटर एक्चुअली स्कूल की क्वीन निंगी का है, जिसे वो पहले से अच्छी तरह जानता था। सीन शिफ्ट होता है निंगी के घर पर, जहां वो कामली अपना डेली हॉरोस्कोप पढ़ रही होती है। उसने सोचा कि क्या आज के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग उसे एक और लव कन्फेशन मिलेगा। फिर सीन कैफे पर आता है। एमसी वहां पहुंचता है और देखता है कि निंगी ऑलरेडी उसका वेट कर रही है। वो थोड़ा हेजिटेंट और एम्बैरेस्ड होकर उसकी टेबल पर जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में उससे मिलना चाहती थी। निंगी कामली कंफर्म करती है और बताती है कि उसी दिन वू यो उससे मिलने आई थी।
निंगी ने एक्सप्लेन किया कि वू यो ने उससे बताया कि एमसी उसे पसंद करता है और साथ ही उसकी काफ़ी फ्लॉज भी लिस्ट किए। ये सुनते ही एमसी शॉक में अपनी कॉफ़ी ऑलमोस्ट थूक देता है। वो तुरंत पैनिक में समझाने लगता है कि ये सब गलत है और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। निंगी सिचुएशन को जल्दी समझ जाती है और कंक्लूड करती है कि एमसी ने सिर्फ रिजेक्ट करने के लिए उसका नाम एक्सक्यूज के तौर पर यूज़ किया था। एमसी उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वो उसकी इंटेलिजेंस और काम नेचर से इम्प्रेस हो जाता है और रिस्पेक्टफुली बो करके माफ़ी मांगता है कि उसने उसे शील्ड की तरह यूज़ किया। लेकिन तब निंगी उसे सरप्राइज कर देती है जब वो डायरेक्टली पूछती है कि क्या एमसी उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है। एमसी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि शायद ये कोई मजाक है। तब निंगी क्लैरिफाई करती है कि वो मजाक नहीं कर रही बल्कि चाहती है कि एमसी उसका फेक बॉयफ्रेंड बने। एमसी और भी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन निंगी एक्सप्लेन करती है कि ये सिर्फ प्रिटेंड होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा हुआ तो वू यो पीछे हट जाएगी क्योंकि वो समझेगी कि एमसी ऑलरेडी किसी और के साथ है। फिर निंगी बताती है कि उसकी सिचुएशन एक्चुअली एमसी से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो खड़ी होती है और कामली कहती है कि एमसी अच्छे से सोच ले क्योंकि वो उसके आंसर का वेट नेक्स्ट डे करेगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और एमसी वहीं खड़ा रह जाता है, उस प्रपोजल के बारे में डीपली सोचता हुआ। अगला सीन नेक्स्ट मॉर्निंग का होता है जहां एमसी अपने रूम में गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी एक मिस्टीरियस फिगर आकर उसका अलार्म बंद कर देता है। वो एक लड़की होती है जो कैट आउटफिट पहनी होती है और चुपके से उसके बेड पर चढ़ जाती है। वो धीरे से एमसी के करीब आती है, इतनी पास कि उसकी सांस उसके चेहरे पर महसूस होने लगती है। जैसे ही वो उसे किस करने वाली होती है, एमसी अचानक से उठ जाता है और शॉक हो जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। कैट हुड वाली लड़की उसे क्लोज से देखती है, एक स्लीपी और क्यूट एक्सप्रेशन के साथ। एमसी डर कर उसे दूर पुश करता है और पूछता है कि वो इस तरह उसके रूम में क्या कर रही है। लड़की कैजुअली कंप्लेन करती है कि एमसी बिना नहाए सो गया, लेकिन मजाक में कहती है कि उसे उसके डार्क सर्कल्स क्यूट लगते हैं। एमसी एम्बैरेस्ड होकर उसे अपोलोजाइज करता है, लेकिन अभी भी कंफ्यूज्ड रहता है कि वो वहां क्यों आई है। लड़की कैजुअली कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं और फिर से उसके पास आकर कहती है कि वो अच्छा स्मेल कर रहा है। एमसी इरिटेट होकर उसे थोड़ा डिस्टेंस पर खींचता है और कहता है कि वो उसे तंग ना करे क्योंकि वो सिर्फ पीसफुली ब्रश करना चाहता है। जब वो ब्रश कर रहा होता है तब भी लड़की उसे टाइट हक करके लटक रही होती है। एमसी पूछता है कि वो कितनी देर तक ऐसे ही चिपकी रहेगी। लड़की कंप्लेन करती है कि उसका भाई उसे बिल्कुल टाइम नहीं देता अफेक्शन के लिए, जिस पर एमसी तुरंत रिएक्ट करता है और कहता है कि ऐसे मिसलीडिंग बातें ना करें। ब्रेकफास्ट सीन में एक लड़की एप्रन पहने हुए ट्रे लेकर आती है। वो बड़ी स्माइल के साथ अनाउंस करती है कि छोटी बहन का प्यार भरा ब्रेकफास्ट रेडी है। एमसी उसके स्क्रैम्बल्ड एग्स की तारीफ करता है और लड़की थोड़ी एंग्शियस होकर पूछती है कि क्या उसे खाना पसंद आया। उस मोमेंट का फायदा उठाते हुए एमसी उससे स्कूल के कन्फेशंस के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है कि वो यूजुअली लोगों को कैसे रिजेक्ट करती है, स्पेशली उन लोगों को जो इजीली गिव अप नहीं करते। लड़की कैजुअली बताती है कि वो सीधा बोल देती है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और अगर सामने वाला बिलीव नहीं करे तो वो अपने भाई की फोटो दिखा देती है। एमसी उसे जल्दी करने को कहता है ताकि वो स्कूल के लिए लेट ना हो। जाते जाते वो उसे डिशेस वॉश करने को बोलती है। उसके जाने के बाद एमसी अकेला रहकर सोच में पड़ जाता है, वंडरिंग कि क्या यही उसके प्रॉब्लम का सल्यूशन हो सकता है। शीन शिफ्ट होता है स्कूल के गेट पर, जहां वूयो पहले से उसका वेट कर रही होती है। वो थोड़ी इरिटेटेड होकर पूछती है कि एमसी अब तक बाहर क्यों नहीं आया। जैसे ही एमसी डोर खोलता है वो सीधा उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर एमसी डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वूयो गुस्से में उसे तुरंत वापस बुलाती है। एमसी पैनिक करने लगता है, सोचता है कि शायद वो फोर्सफुली उससे आंसर लेने आई है। वूयो उसका पीछा करते हुए चिल्लाती है और एक स्विफ्ट मूव में उसे आसानी से जमीन पर गिरा देती है, अपनी स्ट्रेंथ क्लियरली दिखाते हुए। वो उसे पिन डाउन करके चिल्लाती है कि वो भागना बंद करे, जबकि एमसी अंदर ही अंदर सोचता है कि उसकी लाइफ किस टाइप की रोमांटिक कॉमेडी बन गई है। थोड़ी देर बाद वो उसे एक आर्चरी क्लब इवेंट पर ले आती है। एमसी कंप्लेन करता है कि उसे जबरदस्ती वहां घसीट कर लाया गया है। तभी अचानक वूयो रुक जाती है और भीड़ की तरफ देखने लगती है, जैसे उसने किसी पहचान वाले को देख लिया हो। फोकस एक ब्लॉन्ड लड़के पर शिफ्ट होता है, जो दूर से सब देख रहा होता है। कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ वो उनकी तरफ हाथ हिलाता है, फ्रेंडली तरीके से, जिससे सबका अटेंशन उस पर चला जाता है। वूयो क्लियरली अनकंफर्टेबल लगती है। एमसी क्यूरियस होकर पूछता है कि ये लड़का कौन है। तभी वूयो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अचानक लाउडली एमसी को डियर कह के बुलाती है।
वो उसे अपने पास खींच लेती है और कहती है कि धूप ज्यादा है, इसीलिए वो बैकस्टेज उसके साथ वेट करे। एमसी उसके सडन बिहेवियर चेंज से कंफ्यूज हो जाता है और सिचुएशन उसे काफी इरिटेटिंग लगने लगती है। लेकिन वुयो उसे थ्रेटन करती है कि अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो वो उसे ट्रेनिंग टारगेट बना देगी। मजबूरी में एमसी मान जाता है और उसका बैग संभालते हुए वेट करने लगता है, जबकि वुयो खुशी खुशी प्रैक्टिस करने चली जाती है। दूसरी तरफ वो ब्लॉन्ड लड़का अपने फ्रेंड्स से कैजुअली कहता है कि वुयो हमेशा की तरह एनर्जेटिक है और उनसे गुड बाय कहकर एमसी के पास आता है। एमसी अभी भी कंफ्यूज खड़ा होता है, समझ नहीं पा रहा होता कि क्या चल रहा है। वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसका नाम लिंगवैग है और वो दूसरी एकेडमी का कैप्टन है। वो कहता है कि उसने एमसी के बारे में पहले ही सुना हुआ है। लिंगवैग कैजुअली मेंशन करता है कि वुयो को यहाँ लाना उसके लिए मुश्किल था और वो बाद में उसे खुद घर छोड़ देगा। एमसी को लड़का ऊपर से फ्रेंडली लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे फील होता है कि कुछ तो ऑफ है। वो कॉन्वर्सेशन को शॉर्ट करते हुए कहता है कि वो यहाँ काउंसिल के इनविटेशन पर आया है और कौन वुयो को घर ले जाता है ये उसका कंसर्न नहीं है। लिंगवाक फिर ऑफर करता है कि अगर एमसी इंटरेस्टेड नहीं है तो वो जा सकता है और वो खुद वुयो को सब समझा देगा। एमसी ने थोड़ा इरिटेटेड होकर जवाब दिया कि अगर ये मैटर उसका नहीं है तो लिंगुक कभी नहीं है। इतना कहकर वो वहां से मुड़कर चल दिया और पीछे लिंगुक एक अनफ्रेंडली एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रह गया। लिंगुक ने सिचुएशन को इंटरेस्टिंग जरूर माना, लेकिन उसे लगा कि आखिर में इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूर से वुयो पूरा सीन ऑब्जर्व कर रही थी। उसके चेहरे पर एक शाय स्माइल थी और वो क्लियरली काफी सेटिस्फाइड लग रही थी। दूसरी तरफ एमसी वही वेट करता रहा, बोर्डम से लगभग सो जाने की हालत में, और सोच रहा था कि ये इवेंट कब खत्म होगा। तभी अचानक वुयो के बैग से कुछ बुक्स गिर जाती हैं। एमसी उन्हें उठाता है और देखकर शॉक हो जाता है। अंदर बॉयज को कैसे इम्प्रेस करें जैसे टॉपिक्स पर बुक्स होती हैं। वो यकीन नहीं कर पाता कि वुयो ऐसी चीजें पढ़ रही है। इसी बीच उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि एक लड़की गुस्से में किसी विच को एरोगेंट और ईगोइस्टिक कहकर कंप्लेन कर रही है। एक लड़का उसे काम करने की कोशिश करता है, कहता है कि बात को छोड़ दे और मान ले कि गलती उसकी थी। लेकिन लड़की मना कर देती है और कहती है कि उस विच को सबक सिखाना जरूरी है। एक और लड़की भी अग्री करती है और बोलती है कि मिस्टर लिंग को बिना वजह थप्पड़ पड़ा, इसलिए वो चुप नहीं रह सकते। लिंगुक अपने फ्रेंड्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग फिर भी बदला लेने पर इंसिस्ट करते हैं। एमसी ये सब देख ही रहा होता है कि तभी वुयो अचानक वापस आकर उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा था। वो उस पर इल्जाम लगाती है कि वो दूसरी लड़कियों को छुपकर देख रहा था, लेकिन एमसी तुरंत डिनाई करता है और कहता है कि वो ऑलरेडी इतनी लड़कियों से तंग आ चुका है। ये सुनकर वुयो सेटिस्फाई हो जाती है और उसके पास बैठकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। इंटेंस नजर से वो कहती है कि अब से एमसी सिर्फ उसी को देखे, और एमसी मजबूरी में अग्री कर लेता है। वुयो थोड़ा पाउटिंग करते हुए कहती है कि एमसी ने आज अच्छा बिहेव किया, इसलिए उसने भी कॉपरेट किया। रिवॉर्ड के तौर पर वो एक अजीब सा ऑफर देती है। वो कहती है कि एमसी उसके सॉक्स पहना दे, फिर वो दोनों घर जा सकते हैं। ये सुनकर एमसी बिल्कुल एम्बैरेस्ड और स्पीचलेस हो जाता है। वुयो इरिटेट होकर कहती है कि उसके फीट क्लीन हैं और पूछती है कि क्या एमसी को रिवॉर्ड की वैल्यू ही नहीं है। एमसी के दिमाग में आता है कि शायद वुयो भी उन लड़कियों की तरह रिवेंज लेना चाहती है। अपनी बात प्रूफ करने के लिए वुयो मजाक मजाक में बो और एरो के साथ उसे थ्रेटन करती है और अपने पैर से एम करती है। अब एमसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो रिलक्टेंटली उसके सॉक्स पहनाने लगता है। सीन में दिखाया जाता है कि एमसी एक सफरिंग एक्सप्रेशन के साथ ये काम कंप्लीट करता है, जबकि वुयो उसे क्वाइटली देख रही होती है। बाद में एमसी सरकास्टिकली कहता है कि एक ब्यूटीफुल लड़की को सॉक्स पहनाना उसके लिए ऑनर है। ये सुनकर वुयो खुश हो जाती है, जैसे उसने फाइनली उसकी बात समझ ली हो। फिर वो अपना सर एमसी के शोल्डर पर रख देती है और उससे आज साथ आने के लिए थैंक्स बोलती है। एमसी कैजुअली पूछ लेता है कि क्या वो और लिंगुक एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। ये सवाल सुनकर वुयो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। वो उसके और करीब आकर हल्की सी स्माइल के साथ पूछती है कि क्या एमसी जेलस हो रहा है। सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहां वुयो एक्सप्लेन करती है कि लिंगुक दूसरे स्कूल से है और उनका कोई खास कनेक्शन नहीं है। वो बताती है कि कल जब वो इवेंट के स्टेज की प्रिपरेशन कर रही थी, तब लिंगुक ने जानबूझकर उसे कॉर्नर किया और पूछा कि क्या वो सिर्फ उसका वेट करने के लिए वहां रुकी है। इस बात पर वुयो को गुस्सा आ गया और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। इसी वजह से लोग उससे नाराज थे और उसके खिलाफ बातें कर रहे थे। ये सब सुनकर एमसी शॉक हो जाता है, समझ पाता है कि सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं थी। वुयो धीरे से उसकी ओर लीन करती है और एमसी साइड में देखता है तो रियलाइज करता है कि वो उसके शोल्डर पर ही सो गई है। एमसी ने नोटिस किया कि वुयो उसके शोल्डर पर सो गई है, लेकिन उसे थोड़ा डाउट हुआ कि शायद वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही हो। क्यूरियस होके एमसी धीरे से उसके पास जाता है और उसका फेस लाइटली टच करता है। वो उसके और करीब झुकता है, जैसे वो उसे किस करने वाला हो।
जिससे वूयो के दिल में थोड़ी होप जागती है। लेकिन अगले ही मोमेंट एमसी उसका सर उठाकर सॉफ्टली उसके बैग पर रख देता है ताकि वो चुपचाप वहां से निकल सके। ये देखते ही वूयो गुस्से से भर जाती है। वो तुरंत उठकर अपने पैर से एमसी को वॉल के अगेंस्ट पिन कर देती है, जिससे वो बिल्कुल एस्केप नहीं कर पाता। वूयो गुस्से में कहती है कि एमसी को लड़कियों के दिल की बिल्कुल समझ नहीं है और उसे घर तक कैरी करना चाहिए था। एमसी हल्का सा स्मर्क करते हुए पूछता है कि ये डायलॉग उसने कौन से टीन मैगजीन से सीखा है। ये सुनकर वूयो एम्बैरेस्ड हो जाती है कि उसका सीक्रेट पकड़ा गया और इरिटेट होकर उसे स्टूपिड कह देती है। फिर वो कहती है कि वो कपड़े चेंज करने जा रही है और एमसी को बोल देती है कि वो अकेला स्कूल वापस चला जाए। इतना कहकर वो उसे वहां छोड़ देती है। एमसी अकेला रहकर सोचता है कि लिंगुक शायद लड़कियों को मैनिपुलेट कर रहा है और उसे अब ज्यादा केयरफुल रहना होगा। वो समझ जाता है कि उसे इन 3 लड़कियों के बीच किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रोकना पड़ेगा। तभी उसे अचानक रियलाइजेशन होता है कि ये सब लिंगुक का प्लान था। उसने जानबूझकर सिचुएशन ऐसी बनाई ताकि एमसी इरिटेट होकर वहां से चला जाए। सीन शिफ्ट होता है जहां कुछ लड़कियां ऑलरेडी वूयो को कॉर्नर कर चुकी होती हैं। वूयो कामली पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि वो उन्हें इतना जानती भी नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन एक ब्लॉन्ड लड़की बिना वार्निंग के उससे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अब वो उसे जानती है और ये सब मिस्टर लिंग के लिए है। वूयो तुरंत समझ जाती है कि ये सब लिंगुक की वजह से हो रहा है। वो ठंडी आवाज में कहती है कि ट्रैश हमेशा ट्रैश को अट्रैक्ट करता है, जिससे सामने वाली लड़की और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वूयो फिर कंफर्म करती है कि ये सब लिंगुक के साथ मिलकर कर रहे हैं और उन्हें भी ट्रैश कह देती है। ब्लॉन्ड लड़की ये सुनकर फ्यूरियस हो जाती है और वूयो के एटीट्यूड पर चिल्लाने लगती है। तभी अचानक एमसी वहां आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसका अटैक रोक देता है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ एमसी उससे पूछता है कि क्या वो सच में किसी के हाथ का पपेट बनना पसंद करती है। लड़की गुस्से में अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मिस्टर लिंग के मैटर्स उसका कंसर्न नहीं है। फिर वो एमसी को पहचान लेती है और पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। वूयो भी एमसी को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। एमसी तुरंत वूयो को अपने पीछे कर देता है और कहता है कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसे यहाँ से निकलना चाहिए। इतना कहकर वो उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाने लगता है। वूयो बिल्कुल स्पीचलेस रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एमसी के प्रोटेक्टिव बिहेवियर से वो डीपली मूव हो जाती है। आंसुओं के बीच वो हल्की सी स्माइल के साथ अग्री करती है और खुश होती है कि एमसी उसके साथ है। लेकिन पीछे से ब्लॉन्ड लड़की चिल्लाती है कि क्या वो लोग बिना बात क्लियर किए ऐसे ही जा सकते हैं। तब एमसी मुड़कर लिंगुक को बुलाता है और वॉर्न करता है कि अगर वो बाद में मिला तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। तभी लिंगुक वहां आ जाता है, कैजुअल स्माइल के साथ कहता है कि उसने कुछ स्टार्ट नहीं किया, वो तो बस वहां से गुजर रहा था। ये सुनते ही एमसी बिना डिले किए उस पर अटैक करता है और उसे जोर से पंच मारता है, जिससे लिंगुक जमीन पर गिर जाता है। एमसी उसे वॉर्न करता है कि ये पंच उसके किए का जवाब है। फिर वो अपना फोन दिखाता है और थ्रेटन करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो लिंगुक के एक्शंस का वीडियो फोरम पर लीक कर देगा। लिंगुक तुरंत अपोलोजाइज करता है, लेकिन उसके साथ वाली लड़कियां उसे छोड़कर चली जाती हैं और उसे लूजर कहकर उसकी इंसल्ट करती हैं। कहती हैं कि वो उसके प्यार के लायक नहीं है। सिचुएशन कंप्लीटली टर्न हो चुकी होती है। लिंगुक के डिफीट होने के बाद वूयो कॉन्फिडेंटली एमसी के आर्म को पकड़ लेती है और एक ट्रायम्फेंट स्माइल के साथ खड़ी रहती है, जैसे उसने बैटल जीत ली हो। सीन शिफ्ट होता है जहां एमसी अकेला बैठा होता है। तब वूयो उसके पास आकर उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। एमसी थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वूयो एक्सप्लेन करती है कि उसने उसके लिए कोल्ड सोडा ली है ताकि उसके फेस पर जो स्लैप मार्क्स हैं वो थोड़े काम हो जाएं। फिर वूयो क्यूरियस होकर पूछती है कि एमसी को लिंगुक के प्लान के बारे में कैसे पता चला। एमसी कामली एक्सप्लेन करता है कि लिंगुक ने पूरी सिचुएशन मैनिपुलेट की थी। पहले विक्टिम बनकर सिंपैथी ली, फिर लड़कियों को उसे प्रोवोक करने के लिए इस्तेमाल किया और लास्ट में खुद हीरो बनने का ट्राई किया। ये सुनकर वूयो उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करती है और थोड़ा और करीब आ जाती है, जिससे एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड और इंटेंस हो जाता है। टीजिंग स्माइल के साथ वो कहती है कि एमसी ने असली हीरो का रेस्क्यू सीन चुरा लिया। एमसी कुछ बोल नहीं पाता और बस उसकी तरफ देखता रह जाता है, उसकी बात से थोड़ा सरप्राइज्ड। फिर एमसी हल्का सा मजाक करते हुए पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जिसे उसने बचाया था। ये सुनकर वूयो थोड़ा बैलेंस लूज कर देती है। फिर वो सीरियस टोन में कहती है कि अब सब डिसाइड हो चुका है। एमसी कंफ्यूज हो जाता है। तब वूयो बोल्डली कहती है कि सिंस एमसी उसका हीरो है, वो उसका पीछा करेगी और धीरे धीरे उसे अपना बना लेगी। सीन फिर शिफ्ट होता है एमसी के घर पर, जहां वो डिशेस वॉश कर रहा होता है। तब उसे वूयो का एक एंग्री कॉल आता है। एमसी उस ऑकवर्ड मोमेंट को याद करता है और सोचता है कि अगर वो वहां से नहीं भागता तो सिचुएशन और भी एम्बैरेसिंग हो सकती थी।
तभी उसकी सिस्टर पीछे से आकर उसे हक करती है और मजाक में पूछती है कि क्या वो किसी डेंजरस गर्ल से बात कर रहा था। वो कैजुअली कमेंट करती है कि एमसी का एक्सप्रेशन थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। इसी बीच एमसी के फोन पर एक और नोटिफिकेशन आता है और सिचुएशन थोड़ी टेंस हो जाती है। सिस्टर इंसिस्ट करती है कि वो मैसेजेस देखे, लेकिन एमसी डिनाई करने की कोशिश करता है। जब वो नहीं मानता तो वो थोड़ी फोर्सफुली उसका फोन चेक करने की कोशिश करती है। जब वो पासवर्ड गेस नहीं कर पाती तो थोड़ी इरिटेट हो जाती है और कंप्लेन करती है कि पासवर्ड उसकी एक्सपेक्टेड डेट पर बेस नहीं है। फिर वो डिसाइड करती है कि एमसी को थोड़ा लेसन देना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो कैजुअली बिहेव करते हुए कहती है कि मैसेजेस तो बस नॉर्मल नोटिफिकेशंस लग रहे हैं, लेकिन मिस्चीवियस टोन में ऐड करती है कि अभी एक बात बाकी है। वो कहती है कि अब एमसी का फोन उसके पास रहेगा। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है जब फोन स्लिप हो जाता है और दोनों थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। दोनों क्लियरली एम्बैरेस्ड फील करते हैं और एटमॉस्फेयर एकदम ऑकवर्ड हो जाता है। एमसी ऑकवर्डनेस तोड़ने के लिए सजेस्ट करता है कि वो लोग कुछ और करें। सिस्टर उसकी तरफ देखकर पूछती है कि क्या वो श्योर है, जिससे एमसी और नर्वस हो जाता है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो एक सिंपल और रिलैक्सिंग एक्टिविटी करेगी। वो एमसी को बताती है कि ईयर क्लीनिंग एक रिलैक्सिंग हैबिट है, कोई वियर्ड चीज नहीं। एमसी रिलेक्टेंटली मान जाता है। वो केयरफुली उसका ईयर क्लीन करती है और प्रोसेस काफी काम होता है। एंड में जब वो सॉफ्टली फिनिश करती है, एमसी को थोड़ा रिलैक्स्ड फील होता है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सिस्टर भी उसकी तरफ पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखती है। एमसी ने देखा कि उसकी सिस्टर उसकी तरफ पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। तभी अचानक उसका टॉवल स्लिप होने लगता है और वो घबरा कर एमसी से कहती है कि थोड़ी देर रुक जाए। एमसी तुरंत डर के मारे उछलकर खड़ा हो जाता है, जबकि वो जल्दी से अपना टॉवल ठीक करने लगती है। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, तो एमसी वापस लेटकर कहता है कि वो अपनी बैक टर्न कर लेगा और उन बैड गर्ल्स को मैसेज करेगा। ये सुनकर उसकी सिस्टर गुस्से में उसका चीक पिंच करती है और चिल्लाती है कि वो उसका मजाक उड़ाना बंद करे। तब एमसी के फोन पर लड़कियों के मैसेजेस दिखते हैं और वो टेंशन में सोचता है कि अब उसकी स्कूल लाइफ खत्म हो गई है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो बोलता है कि वो कल स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन उसकी सिस्टर रिमाइंड करती है कि कल तो सैटरडे है। वो धीरे से कहती है कि अगर उसे याद नहीं था तो इसका मतलब है कि वो दोनों पूरा दिन साथ स्पेंड कर सकते हैं। फिर वो उससे डांस कंपटीशन के बारे में पूछती है और एमसी अश्योर करता है कि वो उसे सपोर्ट करने जरूर आएगा। एमसी बचने के लिए एक्सक्यूज बनाता है कि सैटरडे को उसका कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए वो स्कूल नहीं जा रहा था। सिस्टर उसे एक स्कैरी लुक के साथ कंफर्म करवाती है कि क्या वो सच में जाएगा, और एमसी डर के मारे हाँ बोल देता है। उसके बाद वो गुड नाइट कहकर सो जाती है, कहकर कि कल मिलेंगे। रात में एमसी को प्रेसिडेंट टैंग के मैसेजेस आते हैं, जो बार बार पूछ रही होती है कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। एमसी पोलाइटली रिप्लाई करके उसका कंसर्न अप्रिशिएट करता है, लेकिन टैंग वॉर्न करती है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग उसके घर आ जाएगी। ये सुनकर एमसी और ज्यादा पैनिक हो जाता है। अगली सुबह एमसी जल्दी उठकर लाइब्रेरी चला जाता है, ये सोचकर कि उसने घर वाली सिचुएशन से बचने के लिए परफेक्ट प्लान बना लिया है। वो खुद को जीनियस समझ रहा होता है और अपने प्लान पर प्राउड फील कर रहा होता है। लेकिन अचानक पीछे से एक हाथ आता है जो उसे कॉफी ऑफर करता है। एमसी बिना पीछे देखे ही थैंक्स बोलकर कॉफी ले लेता है और सिप करता है। तभी उसे अपनी बैक पर एक फेमिलियर प्रेजेंस फील होती है और गुड मॉर्निंग की आवाज सुनाई देती है। जब वो मुड़कर देखता है तो शॉक हो जाता है। वहां प्रेसिडेंट टैंग खड़ी होती है, हैट और समर ड्रेस में। सीन शिफ्ट होता है जहां दोनों स्ट्रीट फूड स्टॉल पर साथ में खाना खा रहे होते हैं, काफी कैजुअल एटमॉस्फेयर में। एमसी का पेट ग्राउल करता है और वो सोचता है कि टैंग को कैसे पता चला कि वो लाइब्रेरी में छुपा हुआ था। खाते हुए टैंग थोड़ी एम्बैरेस्ड लगती है और इनडायरेक्टली हिंट देती है कि वो ऑलरेडी कुछ समझ चुकी है। फिर वो अचानक पूछती है कि क्या एमसी जानता है कि रैबिट्स ट्रैप्स में आसानी से क्यों फंस जाते हैं। एमसी कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन टैंग खुद ही आंसर देती है कि रैबिट्स शाय होते हैं। वो हल्की सी स्मर्क के साथ अपने फूड के साथ प्ले करती है, जबकि एमसी बस शाय वर्ड रिपीट करता है, उस हिंट को समझ नहीं पाता। फिर टैंग खड़ी होती है और एक्सप्लेन करती है कि अगर हंटर आवाज करता है तो रैबिट्स भाग जाते हैं, लेकिन अगर वो उनकी हैबिट समझ ले तो उन्हें आसानी से ट्रैप में फंसा सकता है। वो एमसी के बिल्कुल करीब आकर उसके फेस के पास झुककर उसे लिटिल रैबिट कहकर पूछती है कि क्या वो सही कह रही है। एमसी थोड़ा एनॉयड होकर कहता है कि वो इतनी स्मार्ट है, शायद इसी वजह से उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। टैंग कामली रिप्लाई करती है कि जब तक जिस लड़के को वो पसंद करती है वो उससे बचकर नहीं जाता, तब तक सब ठीक है। फिर वो कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहती है कि अगर वो किसी को पसंद करती है तो वो इंसान उससे कभी एस्केप नहीं कर सकता। ये सुनकर एमसी थोड़ा डर जाता है और कहता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उसे रात को नाइटमेयर्स आने लगेंगे।
एमसी अभी भी टैंग की कॉन्फिडेंट स्माइल को देखकर थोड़ा डरा हुआ फील कर रहा था। टॉपिक चेंज करने के लिए उसने पूछा कि वो आज एक्चुअली उससे मिलने क्यों आई है। टैंग ने कैजुअली जवाब दिया कि वो वाइस प्रेसिडेंट के साथ बाहर जाने वाली थी। एमसी ने तुरंत पूछा कि उसके बाद क्या प्लान है। इस पर टैंग ने एक सिडक्टिव लुक के साथ सजेस्ट किया कि वो दोनों वहीं पर एक ब्लाइंड डेट ट्राई कर सकते हैं। ये सुनकर एमसी ऑकवर्ड हो गया और तुरंत उठकर बोलने लगा कि वो अब निकलता है। कॉफी के लिए थैंक्स भी बोल दिया और एक्सक्यूज बनाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, टैंग अपने पैर से उसका रास्ता रोक देती है, जिससे एमसी बैलेंस लूज कर देता है। गिरने से बचाने के लिए वो उसका हाथ पकड़ लेती है। टैंग थोड़ा सरप्राइज होकर मजाक में पूछती है कि एमसी ने इतनी जल्दी उसका हाथ पकड़ने का इनिशिएटिव क्यों लिया। फिर मिस्चीवियस स्माइल के साथ वो उससे टीज करती है कि अगर वो चाहे तो हरासमेंट चिल्ला सकती है। एमसी भी पीछे नहीं रहता और टेबल के नीचे उसे हल्का सा किक करके कहता है कि अगर कोई चिल्लाएगा तो वो खुद होगा। टैंग इस पूरी सिचुएशन से अम्यूज हो जाती है और स्माइल करते हुए उसे वाइस कहकर चिढ़ाती है। अगले ही मोमेंट वो उसके बाल पकड़कर उसे इंटिमिडेट करती है। एमसी तुरंत घबराकर अपोलोजाइज करता है और नर्वस टोन में कहता है कि अब वो बिल्कुल ठीक फील कर रहा है। फिर टैंग उसे एक और जगह ले जाती है और कहती है कि वो बस चाहती है कि एमसी किसी नए इंसान से मिले। वो रिलैक्स्ड और थोड़ी प्रोवोकेटिव पोस्चर में बैठकर उससे कहती है कि वो इतना नर्वस ना हो। एमसी कंप्लेन करता है कि उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत लड़के उसके पीछे पड़ सकते हैं और वो इस बार मरना नहीं चाहता। इस पर टैंग एक सेडक्टिव स्माइल के साथ कहती है कि वो आज के डेट पार्टनर को एक स्पेशल रिवॉर्ड दे सकती है। ये सुनकर एमसी क्यूरियस हो जाता है। तब टैंग उसे एक चीज दिखाती है जिसे देखकर एमसी की आंखें चमक उठती हैं। वो एक रेयर लिमिटेड एडिशन गेम चान हुओ 4 होता है, जिसे एमसी बहुत टाइम से चाहता था। एमसी एक्साइटमेंट में कांपते हुए गेम पकड़ लेता है और पूछता है कि टैंग को ये गेम कैसे मिला, जबकि इसका रिलीज अभी 3 महीने बाद होना है। टैंग स्माइल के साथ पूछती है कि एमसी को ये गेम कितना पसंद है और अपनी ऑफर याद दिलाती है। इस बार एमसी बिना डिले के तुरंत वो करके उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ आज का डेट एक्सेप्ट कर ले। दोनों मीटिंग के लिए जाते वक्त एमसी पूछता है कि वो लड़का कौन है जिससे वो मिलने वाली है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो सके। टैंग बताती है कि वो लड़का काफ़ी रिच है और उनकी फैमिलीज एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानती हैं। एमसी कैजुअली सजेस्ट करता है कि टैंग सिंपली उसे रिफ्यूज़ कर दे, शायद इससे वो उसे टीज करना बंद कर देगी। लेकिन टैंग उसे सरप्राइज कर देती है, कहती है कि उसका आइडिया इंटरेस्टिंग है और वो अभी तक इनफ फन नहीं कर पाई है। ये सुनकर एमसी पूरा ब्लश हो जाता है और सोचता है कि टैंग हमेशा अजीब बातें करती है, जिससे वो और ऑकवर्ड फील करता है। तभी अचानक एक फेमिलियर आवाज टैंग का नाम लेती है और एटमॉस्फेयर सडनली टेंस हो जाता है। वो सीनियर निंगी होती है, जो अनएक्सपेक्टेड वहां आ जाती है और दोनों को साथ देखकर थोड़ी सरप्राइज लगती है। एमसी भी शॉक होकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। निंगी कामली कहती है कि वो बस वहां से गुजर रही थी और उसे एक कॉफी कूपन देती है जो वो पहले देना भूल गई थी। फिर वो पोलाइटली गुड बाय बोलती है और कहती है कि वो उनके डेट में डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये सुनकर एमसी पैनिक हो जाता है, क्योंकि उसे कूपन की डेडलाइन, अपनी सिस्टर का कंपटीशन और निंगी को देने वाला आंसर सब एक साथ याद आ जाता है। टैंग उसे टीज करती है, उसकी क्लोजनेस को स्कूल क्वीन के साथ पॉइंट आउट करके, जिससे एमसी और इरिटेट हो जाता है। सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। टाइम वेस्ट ना करते हुए एमसी ने टैंग का हाथ पकड़ लिया और कहा कि वो सिचुएशन हैंडल करेगा। दोनों जल्दी से मीटिंग स्पॉट पर पहुंचते हैं। वहां एक आदमी उन्हें देखकर टैंग को नाम से बुलाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एमसी पर पड़ती है, वो पूछता है कि ये लड़का कौन है। टैंग थोड़ी इरिटेटेड टोन में कंप्लेन करती है कि एमसी इतना तेज भागा कि वो ऑलमोस्ट पीछे रह गई थी। सांस संभालते हुए वो कहती है कि इतनी भाग दौड़ में वो अपना मेन पर्पस ही भूल गई थी। फिर वो कैजुअली एमसी का इंट्रोडक्शन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कराती है और कहती है कि जब मिल ही गए हैं तो साथ में डिनर कर लेते हैं। वो आदमी हाथ बढ़ाकर एमसी से मिलता है, लेकिन जैसे ही एमसी टैंग का हाथ पकड़ता है, उसके चेहरे पर जेलसी क्लियरली दिखने लगती है। टैंग अंदर ही अंदर इरिटेट होती है, सोचती है कि एमसी प्लान फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन फिर वो देख लेती है कि एमसी तो आराम से उस आदमी के साथ बातें कर रहा है, जो उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाता है। एमसी का अटेंशन वापस लाने के लिए टैंग उसे अफेक्शनेटली बुलाती है और उसे खाना खिलाने लगती है। टेबल के नीचे वो उसका हाथ स्क्वीज करती है और प्रोवोकेटिव टोन में कहती है कि डिनर के बाद भी उनके पास काफी टाइम होगा और चीजों के लिए। उनकी क्लोजनेस देखकर वो आदमी इरिटेट हो जाता है और कहता है कि ये उसका डेट था और वो इसे ठीक करेगा। फिर वो ड्रिंक लेने का प्रपोजल देता है और एमसी को साथ आने के लिए कहता है, कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने के लिए। वो रेस्टोरेंट की वाइन कलेक्शन की तारीफ करता है और एमसी को ड्रिंक के लिए कन्विंस करने लगता है। एमसी मना करने की कोशिश करता है, लेकिन टैंग अचानक एक ग्लास उठाकर बिना सोचे एक ही बार में पी लेती है। उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो प्रिटेंड करेगी कि वो ड्रंक हो गई है ताकि वो सिचुएशन से निकल सके।
वो एक्टिंग करते हुए एमसी की बाहों में गिर जाती है और कहती है कि वो बहुत ड्रंक है और उसे हेल्प चाहिए। दूसरा आदमी दूर से ये सब देखता रहता है, जबकि टैंग एमसी के लैब पर ही टिक जाती है। थोड़ी देर बाद वो उठकर कैजुअली बोलती है कि अच्छी वाइन वेस्ट नहीं होनी चाहिए। राइवल भी थोड़ा क्यूरियस होकर ड्रिंक करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसने टैंग को पहले कभी ड्रिंक करते नहीं देखा था। दोनों ग्लास रेज करते हैं और एमसी के साथ टोस्ट करते हैं, प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। टैंग सोचती है कि बस थोड़ा सा सिप करते ही वो ड्रंक एक्ट करेगी, लेकिन उसके शौक के लिए उससे पहले ही एमसी अचानक टेबल पर गिर जाता है। वो हैरान होकर पूछती है कि क्या वो सच में ड्रंक हो गया। राइवल ऑकवर्डली अपोलोजाइज करता है और कहता है कि उसे पता नहीं था कि एमसी अल्कोहल के लिए इतना वीक है। वो सजेस्ट करता है कि उसे वहां से ले जाना चाहिए। टैंग रिफ्यूज करती है और कहती है कि जब तक एमसी होश में नहीं आता वो किसी से बात नहीं करेगी। इसी बीच एमसी हाफ कॉन्शियस स्टेट में उसके करीब आता है और धीरे से कहता है कि वो बहुत अच्छा स्मेल कर रही है। ये सुनकर टैंग एम्बैरस हो जाती है और पूछती है कि वो क्या बोल रहा है, साथ ही ट्राई करती है कि क्या वो खुद खड़ा हो सकता है। वो उसे सपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एमसी प्रॉपर्ली खड़ा नहीं हो पाता और दोबारा उसकी बाहों में गिर जाता है। तभी उसकी पॉकेट से एक वॉलेट गिर जाता है। वो रिच लड़का तुरंत नीचे झुककर वॉलेट उठाता है और कहता है कि ये उसका लॉस्ट वॉलेट है। फिर वो इनडायरेक्टली अक्यूज करता है कि एमसी ने ये चुराया है। एमसी कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या सच में उसका वॉलेट चोरी हुआ था। सिचुएशन समझने की कोशिश में वो अपनी पॉकेट्स चेक करने लगता है ताकि बिल पे कर सके, लेकिन वो लड़का कहता है कि अब वो पुलिस को कॉल करेगा क्योंकि एमसी जानबूझकर अनजान बन रहा है। टैंग ने थोड़ा वाइन सिप करते हुए उस लड़के को वार्न किया कि अगर वो ऐसे ही बिहेव करता रहा तो खुद ही एम्बैरस हो जाएगा। वो आदमी इंसिस्ट करता है कि उसने क्लियरली वॉलेट गिरते हुए देखा था और एमसी को करप्ट और उसके लायक नहीं बताने लगता है। लेकिन उसकी बात कंप्लीट करने से पहले ही टैंग गुस्से में उसके मुंह पर वाइन फेंकती है। स्ट्रॉन्ग टोन में वो पूछती है कि क्या अब वो होश में आया या फिर अभी भी ड्रामा कंटिन्यू करेगा। फिर वो अपना पैर उठाकर उसे चैलेंज करती है कि वो अपने आप को क्या समझता है जो ऐसी हरकत कर रहा है। टैंग बिल्कुल सीरियस होकर कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो रिच फैमिली से है और वो चाहती है कि वो तुरंत उन्हें अकेला छोड़ दे। साथ ही वो एमसी की तरफ पॉइंट करके कहती है कि वो उसकी रेपुटेशन को झूठ बोलकर खराब करना बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी। एक थ्रेटनिंग नज़र के साथ वो उससे वार्न करती है कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो कॉन्सिक्वेंसेस बुरे होंगे। ये सुनकर वो लड़का क्लियरली डर जाता है और स्टैमर करते हुए कहता है कि उसे बात समझ आ गई। सिचुएशन एकदम टेंस हो जाती है। टैंग फिर एमसी के पास आती है और गिल्टी फील करते हुए कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। वो उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि उन्हें वहां से निकलना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जहां दोनों एक बेंच पर बैठे होते हैं। एमसी होश में आता है और कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि क्या हुआ और अभी कितना टाइम हुआ है। टैंग सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि 4 बज चुके हैं। ये सुनकर एमसी पैनिक हो जाता है और तुरंत उठकर कहता है कि वो अपनी सिस्टर के शो के लिए लेट हो गया। लेकिन टैंग उसके सर पर फैन से हल्का सा मारकर कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी और उसे इतना ईजिली फूल नहीं होना चाहिए। वो एक्सप्लेन करती है कि एमसी बहुत ईजिली ट्रस्ट कर लेता है और इसी वजह से वो ऑलमोस्ट चैन यू के ट्रैप में फंस गया था। टैंग फिर एडवाइस देती है कि एमसी को उन लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जो मास्क पहनकर स्माइल करते हैं। वो मजाक में खुद को भी उस लिस्ट में इंक्लूड करती है, जिस पर एमसी थोड़ा एम्बैरस्ड हो जाता है और सिर्फ उसका शुक्रिया करता है। टैंग अचानक उसके बहुत करीब आ जाती है, जिससे एमसी नर्वस हो जाता है। वो टीजिंग टोन में कहती है कि क्योंकि एमसी एक लूजर है तो वो उसके साथ एक डील प्रपोज करना चाहती है। एमसी बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। टॉपिक चेंज करने के लिए एमसी कहता है कि अब लेट हो रहा है और उसे अपनी सिस्टर का कॉन्सर्ट देखने जाना है। टैंग हंसते हुए उसे हक करती है और पूछती है कि क्या वो सबवे से साथ चलें। एमसी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बचने की कोशिश करता है। कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ही टिकट है, लेकिन टैंग अपने पर्स से एक और टिकट निकालकर दिखा देती है और कहती है कि अब उनके पास 2 टिकट्स है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसे पहले से एमसी की सिस्टर के इवेंट के बारे में पता था और उसने अपने फादर के फ्रेंड से टिकट्स अरेंज किए। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो एमसी को साथ चलने के लिए इनवाइट करती है और एमसी के पास मना करने का कोई रीज़न नहीं बचता। थिएटर जाते वक्त एमसी पूछता है कि वो उसके इतने करीब क्यों चल रही है। टैंग कैजुअली कहती है कि वो उसकी हेल्प कर रही है क्योंकि वो अभी भी थोड़ा ड्रंक लग रहा है। एमसी तुरंत प्रोटेस्ट करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी टैंग रुक जाती है और अपनी सैंडल्स उतारने लगती है। एमसी कंफ्यूज्ड हो जाता है तो वो एक्सप्लेन करती है कि पूरा दिन हील्स पहनने से थकावट हो गई है। वो उस पर हल्का सा लीन करके अपने सैंडल्स उतारती है। बेयरफुट होकर वो कहती है कि अब चलना ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। फिर वो एमसी की तरफ ध्यान से देखती है, जबकि एमसी बस चुपचाप उस अनयूजुअल सिचुएशन को ऑब्जर्व करता रहता है।
एक टीजिंग और क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ टैंग उससे पूछती है कि उसे ये सब कैसा लग रहा है।